हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 16 अगस्त 2024 का करंट अफेयर्स। डेली करंट अफेयर्स सीरीज थोड़ा पीछे चल रहा है बिकॉज आई वाज सफरिंग फ्रॉम हाई ग्रेड फीवर, है ना। तो दिस इज द रीजन वाई थोड़ा पीछे चल रहा है, बट आई विल कवर ऑल द करंट अफेयर्स इन अपकमिंग 1-2 डेज। यू डू नॉट हैव टू वरी। पीपीटी सबके मैंने बना के रखे हैं क्योंकि फीवर में भी न्यूज़पेपर में पढ़ ही लेता था बट बोल नहीं पा रहा था, तो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। चलो ठीक है। आज के 3 टॉपिक हैं। इंडिया ट्रेड परफॉर्मेंस एंड चैलेंजेस, जीएस 3। जीएस 3 से ये टॉपिक आएगा, सब्जेक्ट आएगा इसका इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी। सेकंड है द सीवियरिटी ऑफ एयर पोल्यूशन इन इंडिया, ये हम लोग पढ़ेंगे एनवायरनमेंट में। ठीक है। WHO डिक्लेयर्स एमपॉक्स आउटब्रेक अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ नेशनल कंसर्न, इसको हम सोशल जस्टिस करके टॉपिक होता है हेल्थ के अंदर, उसमें पढ़ते हैं, है ना। तो ये 3 टॉपिक हम लोग आज देखने वाले हैं, अच्छे से देखिएगा। फर्स्ट है इंडिया ट्रेड परफॉर्मेंस। इंडिया का ट्रेड परफॉर्मेंस पिछले कुछ दिनों में कैसा रहा है, खासकर अगर हम फर्स्ट क्वार्टर मंथ की बात करें जो कि 2024-25 का है, तो कैसा रहा है। द आर्टिकल डिस्कसेस द रिसेंट चैलेंजेस एंड अनसर्टेनिटीज फेसिंग इंडियाज ट्रेड सेक्टर जिसमें कि हमारा गुड्स एक्सपोर्ट डिक्लाइन हुआ है जुलाई 2022-24 में। तो क्यों हुआ है वो सारा चीज हम लोग समझने वाला है। एक्सपोर्ट हमारा स्लो डाउन हो गया। इंडियाज गुड्स एक्सपोर्ट फेल बाई 1.5% इन जुलाई, रीचिंग जस्ट अंडर $34 बिलियन। अंडर $34 बिलियन हमारा टोटल गुड्स एक्सपोर्ट चल रहा है। गुड्स एक्सपोर्ट को मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट भी हम लोग बोलते हैं। The decline is notable as it marks the weakest performance since November 2023 and the second lowest since October 2022। लास्ट अगर 2 साल की बात करें, है ना, या 1.5 ईयर की बात करें, तो सेकंड लोएस्ट परफॉर्मेंस है हमारा, तो इसकी बात करनी जरूरी है। सेक्टोरल परफॉर्मेंस, अगर हम सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस करें, 18 ऑफ द टॉप 30 एक्सपोर्ट आइटम शोड ग्रोथ। टॉप 30 जो एक्सपोर्ट आइटम है उसमें से 18 ने ग्रोथ दिखाया। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपोर्ट में हमारा काफी ग्रोथ हुआ। रेडीमेड गारमेंट्स में काफी ग्रोथ देखने को मिला। हैंडीक्राफ्ट में भी ग्रोथ मिला, है ना। सिग्निफिकेंट डिक्लाइन किसमें मिला, पेट्रोलियम के एक्सपोर्ट में। पेट्रोलियम प्रोडक्ट का हम एक्सपोर्ट करते हैं जिसमें काफी डिक्लाइन हुआ। जेम्स एंड ज्वेलरी का एक्सपोर्ट करते हैं जिसमें डिक्लाइन हुआ। केमिकल के एक्सपोर्ट में भी डिक्लाइन हुआ। इंपोर्ट बिल हमारा बढ़ रहा है। अगर हमारा एक्सपोर्ट कम होगा और इंपोर्ट बढ़ेगा तो ट्रेड डेफिसिट आ जाएगा, ट्रेड में घाटा आ जाएगा। ट्रेड डेफिसिट का मतलब हम दूसरी कंट्री से ज्यादा खरीद रहे हैं बट दूसरी कंट्रीज को कम सेल कर रहे हैं, तो क्या आता है, ट्रेड डेफिसिट। हमारा इंपोर्ट, अगर एक्सपोर्ट कम है, ठीक है, और इंपोर्ट ज्यादा है, तो फिर क्या आ जाएगा, ट्रेड डेफिसिट आ जाएगा। द इंपोर्ट बिल रोज बाई 7.5%, ड्रिवन बाई 17.5% इंक्रीज इन पेट्रोलियम इंपोर्ट। पेट्रोलियम इंपोर्ट, हाई डिमांड फॉर नॉन ऑयल नॉन गोल्ड आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, पल्सेस, वेजिटेबल ऑयल इंडिया के मार्केट में बहुत ज्यादा यूज होता है। जो भी पैकेज्ड फूड है या जो भी समोसा कचौड़ी ये सब खाते रहते हो आप बाहर, तो उसमें वेजिटेबल ऑयल यूज होता है जो हेल्थ के लिए बहुत ही खराब है और बहुत ज्यादा हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। अगर आप वो खाना बंद कर दोगे या कम कर दोगे तो आपका हेल्थ का तो फायदा होगा ही होगा। इंडिया के जो इंपोर्ट है, इंपोर्ट भी डिक्रीज होंगे और हमारा ट्रेड बैलेंस होगा। गोल्ड एंड सिल्वर इंपोर्ट, ऑल्दो गोल्ड इंपोर्ट फेल बाई 10.7%, दे हैव रिमेन्ड हाई बिटवीन 3 बिलियन एंड 3.4 बिलियन। अब आपके दिमाग में ये बात आ रहा होगा कि क्या इन सब डेटाज को लिखना है। बिल्कुल लिखने की जरूरत नहीं है। इन डेटा से आप ये लिख सकते हैं कि हम क्या चीजें एक्सपोर्ट करते हैं और क्या चीजें इंपोर्ट करते हैं। कई बार एक्सपोर्ट होने वाले आइटम और इंपोर्ट होने वाले आइटम डायरेक्टली यूपीएससी प्रीलिम्स या एपीएससी प्रीलिम्स में पूछे जा सकता है। सिल्वर इंपोर्ट सर्ज बाई ऑलमोस्ट 440% इन जुलाई, लार्जली ड्यू टू कंसेशनल ड्यूटीज। कंसेशन ड्यूटीज पे दिया गया सिल्वर इंपोर्ट, इसलिए काफी ज्यादा बढ़ गया, है ना। यूएई के साथ हमारा ट्रेड जो पैक्ट है उसकी वजह से सिल्वर का इंपोर्ट बढ़ रहा है। ट्रेड डेफिसिट वाइड हो रहा है, ट्रेड डेफिसिट स्पाइक हो रहा है। द कॉम्बिनेशन ऑफ डिक्लाइनिंग एक्सपोर्ट एंड राइजिंग इंपोर्ट लेड टू 24% इंक्रीज इन ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट कितना हो गया है, 9 मंथ में हाईएस्ट $23.5 बिलियन। ये एक ऐसा डेटा है जो आप याद रख सकते हो। ये एक मंथ का डेफिसिट है ना, दिस इज अ डेफिसिट ऑफ 1 मंथ। अपसाइड रिस्क और ज्यादा बढ़ने का रिस्क है। इट्स नॉट लाइक दिस इज द एंड।
Domestic demand is expected to remain strong compared to global demand for India's export, posting further risk to the trade deficit. हमारा डोमेस्टिक डिमांड ज्यादा है, हम लोग ज्यादा ऊपर से इंपोर्ट करेंगे बट बाहर एक्सपोर्ट उतना कर नहीं पाएंगे। ग्लोबल ट्रेड में क्या कंसर्न है, जियोपॉलिटिकल डिसरप्शंस है, जियोपॉलिटिक्स की वजह से डिसरप्शन है, रशिया यूक्रेन और बाकी जितना भी जियोपॉलिटिकल डिसरप्शन आप देख सकते हो, अभी तो बांग्लादेश में भी डिसरप्शन है ना। कमोडिटी प्राइसेस डिक्लाइन, कमोडिटी के प्राइसेस डिक्लाइन हो रही हैं। द रिसेंट फॉल इन कमोडिटी प्राइसेस कपल्ड विथ अ स्लोइंग चाइनीज इकोनॉमी कुड लीड टू इंक्रीज्ड ग्लोबल कंपटीशन, इससे ग्लोबल कंपटीशन बढ़ेगा एंड प्राइसेस और ज्यादा कट होंगी, ठीक है। नीड फॉर कट होंगे मतलब जो भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनका प्राइसेस। नीड फॉर टाइमली एक्सपोर्ट सपोर्ट, एक्सपोर्ट सपोर्ट गवर्नमेंट को बढ़ाना पड़ेगा सो दैट हमारे एक्सपोर्ट्स और ज्यादा बढ़ सके, है ना। एक्सपोर्ट बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है, गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए। गवर्नमेंट एक पॉलिसी चलाती थी एक्सपोर्ट को सपोर्ट करने के लिए जिसका नाम था RODTEP, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ड्यूटी रिमिशन, एक्सपोर्ट में ड्यूटी रिमिशन, ड्यूटी को कट करती थी, हैज बीन एक्सटेंडेड, उसको सितंबर 30 तक गवर्नमेंट ने फिलहाल एक्सटेंड किया है। एंड एन इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम हैज ऑलरेडी लैप्स्ड फॉर लार्ज प्लेयर्स एंड विल एक्सपायर दिस मंथ फॉर स्मॉल फॉर्म, है ना। एक्सपोर्ट सब्सिडी में इंटरेस्ट पे सब्सिडी देते थे हम लोग, वो एक्सपायर कर गया जिसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट जो है वो कम नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट को और ज्यादा एक्सपोर्ट पे सब्सिडी देने की जरूरत है जिससे एक्सपोर्ट बढ़े। एक्सपीडिएटेड डिसीजन ऑन दिस स्कीम आर क्रूशियल फॉर प्रोवाइडिंग एक्सपोर्ट्स विद द विजिबिलिटी नीडेड फॉर लॉन्ग टर्म प्लानिंग एंड कॉम्पिटिटिवनेस, लॉन्ग टर्म प्लानिंग चाहिए और कॉम्पिटिटिवनेस चाहिए। रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट, एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट पे हमें ड्यूटीज को कम करना है, टैक्सेस को कम करना है। इस स्कीम को हम क्या बोलेंगे, RODTEP स्कीम बोलते हैं, है ना। रिमिशन ऑफ ड्यूटीज और टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना है उनके इंपोर्ट में जो भी ड्यूटीज वगैरह टैक्स गया होगा, इंपोर्ट में या उनके मैन्युफैक्चरिंग में जो भी ड्यूटीज वगैरह टैक्स वगैरह गया होगा उसको हम रेमिशन कर देंगे, ऑफ कर देंगे, जिससे कि उनका एक्सपोर्ट अच्छा हो, आसान हो और ज्यादा अच्छे से एक्सपोर्ट कर पाए उनको, है ना, ज्यादा बल्क मात्रा में, क्योंकि जिस कंट्री पहुंचे वहां पे प्राइसेज उनकी कम हो, ठीक है। इट बिकेम ऑपरेशनल इन 1 जनवरी 2021 रिप्लेसिंग द एग्जिस्टिंग एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम जिसका नाम था MEIS। अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं, RODTEP। The change was prompted by a World Trade Organization ruling that determined the MEIS scheme's violation of WTO regulation। WTO ने बोला कि MEIS जो पुराना स्कीम था, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट स्कीम, उससे WTO का रेगुलेशन वायलेट हो रहा था, ठीक है। तो क्योंकि एक्सपोर्ट में सब्सिडी नहीं दे सकते हैं एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ गुड्स पे, तो हमने एक नया स्कीम लागू किया, वो सिमिलर स्कीम ही था, WTO का कंसर्न एड्रेस करके। जब मैं आपको डिटेल में इकोनॉमिक्स क्लासेस में WTO के बारे में पढ़ाऊंगा, WTO का काम क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड को फैसिलिटेट करता है, ट्रेड को फेयर बनाने का काम करता है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट फेयर हो। ऐसा नहीं हो कि एक कंट्री बहुत ज्यादा टैक्सेस घटा के दूसरी कंट्री में प्रोडक्ट डंप कर दें, उसके प्रोडक्ट वहां सस्ते लगे और वहां कंट्री में खुद के ही बने हुए प्रोडक्ट महंगे लगे, धीरे धीरे इस कंट्री का वहां पे कंट्रोल हो जाए, अपनी कंट्री जो कंट्री डोमेस्टिक थी उसका सारा प्रोडक्ट खराब हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो WTO क्रिएट्स अ फेयर ट्रेड इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड, वही WTO का काम है। सेकंड टॉपिक पढ़ते हैं, द सीवियरिटी ऑफ एयर पॉल्यूशन इन इंडिया। एयर पॉल्यूशन इंडिया में कितना सीवियर है। द आर्टिकल डिस्कसेस द सीवियर एयर इशू ऑफ एयर पॉल्यूशन इन इंडिया, हाईलाइटिंग इट्स सिग्निफिकेंट हेल्थ इंपैक्ट, कंट्रीब्यूशन ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट पर्टिकुलरली हैवी व्हीकल्स टू द प्रॉब्लम, है ना। इंडिया में कितना सीवियर है एयर पॉल्यूशन, ये सब हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। Widespread pollution. A recent report, India is home to 83 of world 100 most polluted cities, with over 99% of its pollution exposed to air quality below WHO standard। 99% जो pollution है वो air quality से exposed है, जो WHO standard की air quality है उतना भी air quality अच्छा नहीं हो पा रहा है, health पे impact आ रहा है। According to the British Media Journal, एयर पॉल्यूशन इन इंडिया कॉज 2.1 मिलियन डेथ्स एनुअली। इंडिया में एयर पॉल्यूशन से 2.1 मिलियन डेथ्स होते हैं एनुअली, 2.1 मिलियन, है ना। सेकंड हाईएस्ट है ये चाइना के बाद से, ये जरूर आपको पता होना चाहिए, है ना। 83 ऑफ वर्ल्ड 100 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज जो था वो इंडिया में ही आ रहा है, ठीक है। तो ये दो डेटा आपको पता होना चाहिए, आप डायरेक्टली इन्वायरमेंट में मेंशन करोगे। क्या क्या चीजें एयर पॉल्यूशन में इंपैक्ट डालती है ये आपको ऑलरेडी पता है। रोड ट्रांसपोर्ट डालती है। इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएट एस्टिमेट करता है रोड ट्रांसपोर्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर
12% ऑफ इंडिया CO2 इमिशन। रोड ट्रांसपोर्ट में CO2 इमिशन 12% हो रहा है। हेवी व्हीकल्स भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं PM 2.5 इमिशन को। PM 2.5, PM मतलब पर्टिकुलेट मैटर मतलब बहुत ही छोटा पार्टिकल है ना, वो बहुत ही छोटा पार्टिकल 2.5 माइक्रोन का पार्टिकल। वो पार्टिकल क्या करता है, आपके नाकों में घुस जाता है, ठीक है, विच कैन पेनिट्रेट डीप इनटू लंग्स, नाक में घुस के लंग्स में चला जाएगा, ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा। सीवियर रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवास्कुलर हेल्थ डिजीज है ना, अस्थमा वगैरह कॉज करेगा। हेवी व्हीकल्स PM 2.5 को 60-70% एमिट करते हैं, ट्रक वगैरह, बसेस वगैरह। सेकंड, नाइट्रोजन ऑक्साइड का एमिशन NOx, एक्स मतलब NO2 भी हो सकता है, NO3 भी हो सकता है, इसलिए क्या लिखा गया है NOx। Heavy vehicles also emit significant amount of NOx, contributing to the formation of ground level ozone, जिससे कि ग्राउंड लेवल पे ही ओजोन का फॉर्मेशन हो जाता है। ओजोन जो है आपकी हेल्थ को खराब करता है, एयर क्वालिटी वर्स हो जाता है, अर्बन हीट भी बहुत ज्यादा हो जाता है ग्राउंड लेवल ओजोन की वजह से भी। मेजर टू कॉम्बैट ट्रैफिक रिलेटेड एयर पोल्यूशन, ट्रैफिक से रिलेटेड एयर पोल्यूशन कवर करने के लिए एक कैफे नॉर्म्स है। कैफे नॉर्म्स मतलब ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो होता है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी हैज इंट्रोड्यूस कैफे नॉर्म्स। कैफे मतलब कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, आई रिपीट, कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी टू रेगुलेट कार एमिशंस, कार एमिशंस को रेगुलेट करने के लिए 2027 से 2030 तक कैफे थर्ड नॉर्म लगेगा, कैफे फोर्थ नॉर्म लगेगा 2032 से 37। सेटिंग CO2 एमिशन टारगेट 91.7 ग्राम पर किलोमीटर एंड 70 ग्राम पर किलोमीटर, ये फ्यूचर के लिए कैफे नॉर्म्स लगाया है, ये हमें पता होना चाहिए, प्रीलिम्स में दैट कैन बी आस्क्ड। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी खुद क्या है, ये मार्च 2002 में बना है, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट से बना है, मतलब स्टैट्यूटरी है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर का आता है। द मिशन ऑफ BE इज टू असिस्ट इन डेवलपिंग पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजी फॉर एनर्जी एफिशिएंसी, एनर्जी एफिशिएंट बनाने में इंडिया को हेल्प करेगा। एडॉप्शन ऑफ WLTP, अब WLTP क्या है, फ्रॉम मार्च 2027 इंडिया विल ट्रांजिशन फ्रॉम द मोडिफाइड इंडिया ड्राइविंग साइकिल टू द वर्ल्ड लाइट ड्यूटी व्हीकल टेस्टिंग प्रोसीजर, ऑफरिंग अ मोर एक्यूरेट एंड हार्मोनाइज्ड मेजर ऑफ व्हीकल एमिशन एंड फ्यूल कंजम्पशन। फ्यूल कंजम्पशन और व्हीकल कितना एमिशन करते हैं उसके लिए इंडिया एक नया मेथड अडॉप्ट करेगा, वर्ल्ड लाइट ड्यूटी व्हीकल टेस्टिंग प्रोसीजर, लाइट ड्यूटी व्हीकल है ना, उनका टेस्टिंग प्रोसीजर वो अडॉप्ट करने वाला है मार्च 2027 से। इनकरेजिंग क्लीनर टेक्नोलॉजी, ये तो ऑब्वियस बात है, EV वगैरह को प्रमोट करो, क्लीनर टेक्नोलॉजी को प्रमोट करेंगे तो काम होगा ही। ये दोनों चीजें प्रीलिम्स के लिहाजे से भी इंपॉर्टेंट होंगी, और खासकर BE खुद क्या है ये भी प्रीलिम्स के लिहाजे से इंपॉर्टेंट होगा। वर्ल्ड वाइड हार्मोनाइज्ड लाइट व्हीकल टेस्ट प्रोसीजर, वर्ल्ड वाइड हार्मोनाइज्ड लाइट व्हीकल टेस्ट प्रोसीजर क्या है, ठीक है, इज अ ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग द emission and fuel economy of cars, that is very important for prelims. It was developed by the United Nations Economic Commission for Europe and is now used by many countries around the world, कि कितना व्हीकल एमिशन करती है ना। करंट कैफे नॉर्म्स डू नॉट कवर हेवी व्हीकल्स, करंट कैफे नॉर्म्स हेवी व्हीकल्स, ट्रक्स, लॉरीज, इन सबको कवर नहीं करते, बट व्हीकुलर पॉल्यूशन में उनका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, तो इस गैप को फुलफिल करने की जरूरत है, फिल करने की जरूरत है। फर्दर मेजर्स भी चाहिए, एग्जिस्टिंग रेगुलेशन जो है उस पर स्ट्रिक्टर पॉलिसी चाहिए, हैवी व्हीकल्स को टारगेट करना है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ाना है, इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ाना है, जिससे ट्रैफिक रिलेटेड पॉल्यूशन को कम किया जा सके। एक होता है व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी, व्हीकल जब बहुत पुराना हो जाए 15 साल 20 साल का, तो उसको स्क्रैप कर दो, है ना, कबाड़ खाना में ले जाओ, कबाड़ खाना में उसको तोड़वा दो, उससे लोहा बन जाएगा, उसको कहीं और यूज हो जाएगा, है ना, तो उसको बोलते हैं व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी, जो इंडिया में 2022 में लागू किया गया। व्हीकल जो ओल्ड एंड पॉल्यूटिंग है उनके लिए, पैसेंजर व्हीकल के लिए टाइम रखा गया 20 ईयर, कॉमर्शियल व्हीकल के लिए टाइम रखा गया 15 ईयर। उनका एक फिटनेस टेस्ट होगा, फिटनेस एंड एमिशन टेस्ट। व्हीकल दैट फेल दिस टेस्ट आर क्लासिफाइड एज एंड ऑफ लाइफ व्हीकल, इनका लाइफ खत्म हो गया है ना, उनका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट खत्म हो जाएगा और उनको स्क्रैपिंग के लिए भेज दिया जाएगा। ये इंप्लीमेंट ही नहीं हो पा रहा है, महाराष्ट्र इकलौता ऐसा स्टेट है, महाराष्ट्र अलॉन्ग विथ 21 स्टेट अदर स्टेट, महाराष्ट्र के साथ 21 अदर स्टेट्स ने इंट्रोड्यूस किया है रोड टैक्स पे डिस्काउंट, कि पुरानी व्हीकल अगर आप लेके आते हो, पुरानी व्हीकल लेके आते हो और उसको स्क्रैप कराते हो, स्क्रैप का सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप नई व्हीकल खरीदने जाते हो
तो रोड टैक्स पे गवर्नमेंट आपको क्या देगा, डिस्काउंट देगा। तो अगर आपको नया व्हीकल खरीदना है तो पुराना व्हीकल बहुत पुराना है तो स्क्रैप करा दो, तो ऑब्वियसली नए व्हीकल पे आपको काफी अच्छा 1 लाख तक का, 50,000 तक का ऐसा अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है ना। तो पुराना व्हीकल स्क्रैप कराने में भी आपको दिक्कत नहीं होगा। बट कर्नाटका में ये नहीं हो पा रहा है पॉसिबल, क्योंकि कर्नाटका में गवर्नमेंट बसेस, गवर्नमेंट व्हीकल्स ओल्ड हैं, वो ज्यादा हैं इसलिए। और कर्नाटका ने कोई ऐसा पॉलिसी नहीं दिया। कर्नाटका ने बोला कि वॉलेंट्री होगा, है ना, जिसको करना है कराओ, नहीं करना है नहीं कराओ, कोई इंसेंटिव नहीं रखा है कर्नाटका गवर्नमेंट ने। तो ये इम्प्लीमेंटेशन में चैलेंजेस है। इम्प्लीमेंटेशन और ज्यादा स्ट्रांग बनाना चाहिए, खासकर ऐसी चीजों का। मास ट्रांजिट, मास ट्रांजिट मतलब बसेस, बसेस भी नहीं है इनफैक्ट, है ना, और भी मेट्रोज वगैरह अगर आए अर्बन ट्रांसपोर्टेशन में, तो मास ट्रांजिट ही अच्छा सोल्यूशन बनता है सिटीज के अंदर। चाहे दिल्ली मेट्रो हो, चाहे अगर बात करें बॉम्बे की लोकल ट्रेन और मेट्रो हो, ऐसे ही मास ट्रांजिट और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, हैवी व्हीकल्स को और ज्यादा कट करना पड़ेगा खासकर शहरों के अंदर, जिससे कि एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम को रोका जा सके। थर्ड टॉपिक ऑफ द डे चलते हैं, जिसकी बात करते हैं एमपॉक्स, मंकी पॉक्स। WHO declares monkeypox outbreak a public health emergency of international concern. Article discusses the recent declaration by the WHO of mpox as a public health emergency of international concern. WHO has elevated the status of latest mpox outbreak to a public health emergency of international concern. ठीक है, तो WHO ने mpox को इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न का कैटेगरी दे दिया है। ये 16 अगस्त की बात मैं आपको बता रहा हूं, है ना, और लेटेस्ट अपडेट आगे आता रहेगा। दिस मार्क द सेकंड टाइम इन 2 years दैट mpox हैज बीन गिवन दिस डेजिग्नेशन। जुलाई 2022 में भी मिला था, मई 2023 में भी मिला था। अभी जो केसेस बढ़ रहा है वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में बढ़ रहा है और उसके नेबरिंग कंट्रीज में बढ़ रहा है। 2022 की बात करें तो 1 लाख के आसपास केसेस अक्रॉस 116 कंट्रीज मिल चुके हैं। ध्यान से सुनना, अक्रॉस 116 कंट्रीज, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं पे मिले। सिंस 2022 से 2008 डेथ्स भी हो चुके हैं। मंकी पॉक्स में क्या होगा, ऐसे दाने निकलेंगे, ऐसे मंकी पॉक्स के दाने देख लो, ऐसे इसके मंकी पॉक्स, स्किन पे रैश, फीवर, चिल्स, हेडेक, सारी चीजें होंगी। मंकी पॉक्स को पहले mpox, formerly known as monkeypox, is a viral infection caused by mpox virus MPXB। पहले उसको monkeypox ही बोला जाता था, अब mpox बोलते हैं, है ना। कॉमन सिम्टम इंक्लूड फीवर, हेडेक, मसल एक, बैक पेन, लो एनर्जी, swollen lymph node, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पॉक्स लाइक रैसेस दैट लास्ट 2 to 3 weeks। ऑल्दो जनरली सेल्फ लिमिटिंग, mpox कैन बी फैटल हो सकता है, जानलेवा हो सकता है चिल्ड्रन के लिए, खराब इम्यूनिटी वाले लोगों के लिए। हिस्टोरिकली द डिजीज प्राइमरली अफेक्टेड पीपल इन एंडेमिक रीजन इन अफ्रीका अंटिल 2022 तक अफ्रीकन कंटिनेंट में रहने वाले लोगों को ही इसने अफेक्ट किया है। अभी रीजन फॉर कंसर्न क्या है, करंट आउटब्रेक में MPXV का क्लेड 1B जो है वो इन्वॉल्व है, विच इज मेनली ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ट्रांसमिट होता है। A mode not previously associated with clade 1 infection। clade 1 infection के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट इन्वॉल्व नहीं था, अब सेक्सुअल कांटेक्ट भी इन्वॉल्व है, तो जिस हिसाब से HIV फैला उस हिसाब से भी फैल सकता है। clade 1 infection were previously spread through genetic spillover। genetic spillover से ही वो फैला, है ना, genetic मतलब एनिमल्स के spillover से। But clade 1B is now spreading in Burundi, Kenya, Rwanda, Uganda, countries that have not reported mpox before। जिन्होंने पहले mpox का भी रिपोर्ट नहीं किया, तो ये सेक्सुअल ट्रांसमिशन से फैल रहा है। Over 100 cases of clade 1B have been reported in this neighboring country and the actual number is likely higher due to untested cases। This year alone 15,000 cases, 500 से ज्यादा डेथ have been reported। तो ग्लोबल रिस्पॉन्स एंड कंसर्न क्या है, WHO के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस अधनॉम गेब्रियस highlighted the rapid spread of clade 1B, its emergence in new region and the need for coordinated international response to address the outbreak and save life। Research published in the journal Nature late last year indicate an increase in human to human transmission and the diversification of virus into distinct lineages with new mutation। नया म्यूटेट भी वायरस करता जा रहा है, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी बढ़ता जा रहा है। स्वीडन में भी क्लेड 1B MPPOX पाया गया है ना, ठीक है।
During the 2022 global outbreak, India report cases of the less deadly clade 2 type. इंडिया रिपोर्टेड केसेस, है ना, इंडिया ने केस रिपोर्ट किए हैं. इनिशियली केसेस वेर आइडेंटिफाई अमंग ट्रेवलर्स फ्रॉम केरला. लेटर इन्फेक्शन अकर्ड इन दिल्ली अमंग इंडिविजुअल विदाउट रीसेंट ट्रेवल, इंटरनेशनल ट्रेवल. जिनका इंटरनेशनल ट्रेवल नहीं है रिसेंटली, उनमें भी ये केसेस मिले थे. एज ऑफ लास्ट अपडेट, इंडिया हैज रिपोर्टेड एटलीस्ट 27 कंफर्म केसेज एंड वन डेथ भी इंडिया में मंकी एमपॉक्स से हो चुका है ना. ग्लोबल कंसर्न क्या है? प्रोफेसर Dimi Oginia, chair of the IHR Emergency Committee, emphasized that current rise in mpox cases and the emergence of a new sexually transmissible strain is a global concern, not just an issue of Africa. The need for decisive action is crucial to prevent a repeat of 2022 global outbreak. वैक्सीन अवेलेबल है क्या? वैक्सीन अवेलेबल है, ये अच्छी बात है. 2 वैक्सीन फॉर mpox are currently recommended by WHO Strategic Advisory Group of Expert on Immunization. And emergency use listing of this vaccine has been activated. इमरजेंसी यूज में एक्सेस कर सकते हैं, लोअर इनकम कंट्रीज भी एक्सेस कर सकते हैं, है ना. बट जो वैक्सीन जिन कंट्री का है उन लोगों ने अभी अप्रूव नहीं किया. ठीक बात है, जल्दी से जल्दी अप्रूव करना चाहिए. एक्सेस और डिस्ट्रीब्यूशन WHO कराना चाहिए. WHO इज फैसिलिटेटिंग वैक्सीन एक्सेस थ्रू पार्टनरशिप विथ ऑर्गेनाइजेशन सच एज गवी, यूनिसेफ, coordinating vaccine donation and distribution through the interim medical countermeasures network. India has previously advocated for manufacturing of vaccine and diagnostic during 2022 outbreak, showing its proactive stance in addressing mpox. WHO क्या है? WHO established कब हुआ? 1948 में. ये कैसा एजेंसी है? स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ UN and connects nation partners people to promote health, keep the world safe and serve the vulnerable, है ना. To everyone everywhere can attain the highest level of health. WHO कब बना ये जान लीजिए, क्योंकि जब भी कुछ नया डिजीज आता है WHO के बारे में आपको जानना चाहिए. हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में. यूपीएससी 2020 में मेंस में क्वेश्चन रह चुका है कोविड वाले ईयर. WHO के बारे में 10 मार्कर क्वेश्चन था जीएस पेपर 2 में. इसी के साथ ही आज हम लोगों ने 16 अगस्त का करंट अफेयर्स कर लिया. PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा. थैंक यू, जय हिंद.